अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। इन सारे कामों से फारिग होने के बाद मैं 10 साढ़े 10 बजे घर से बाहर निकल जाता और पूरे कराची में आवारागर्दी करता रहता। मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे किसी भी जगह किसी किस्म की नौकरी मिल जाए। चुनाचे इस सिलसिले में घूमते हुए मुझे तकरीबन 20 रोज गुजर गए। तब भी एक दिन गयास ने मुझे अखबार की कटिंग दिखाई और कहने लगा, सरदार अगर तुम चाहो तो ये नौकरी तुम्हारे लिए बेहतरीन होगी। मैंने गयास के हाथ में अखबार का तराशा हुआ टुकड़ा देकर पूछा, ये क्या है? एक ऐसी नौकरी जिसमें तुम्हें सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मसरूफ रहना पड़ेगा। 400 रुपए माहवार तनख्वाह है, दोपहर का खाना भी मुफ्त, गर्ज के तुम ये नौकरी आराम से कर सकते हो। मैंने दिलचस्पी से पूछा, मुझे करना क्या होगा? एक स्टोर है, उसमें मौजूद शय की निगरानी, उन्हें उठा ले जाना, ऐसे ही ऊपर के काम है जिन्हें तुम जैसा आदमी कर सकता है, गयास ने कहा और मेरी आंखें चमक उठी। फिर गयास तुम मुझे फौरन वहां ले चलो, बहुत अच्छी बात है, लुत्फ आ जाएगा, मैंने कहा और गयास ने गर्दन हिला दी। हमने इस मसले में ज्यादा देर नहीं की और दूसरे दिन स्टोर पर पहुंच गए। डिपार्टमेंटल स्टोर था, दुनिया भर की चीजें सजी हुई थी। काम सिर्फ ये था कि इन चीजों की निगरानी की जाए और ग्राहकों पर नजर रखी जाए। जिस शख्स को जिस चीज की जरूरत हो वो उसे दी जाए। 2 आदमी इस काम के लिए मुतय्यन थे और कुछ आदमी वो नौकर और रखना चाह रहे थे। स्टोर सुबह 10 बजे खुलता, खुलने के बाद उसकी थोड़ी बहुत सफाई करना होती और उसके बाद शाम के 4 बजे तक ड्यूटी। 4 बजे दूसरा आदमी काम के लिए आ जाया करता और फिर वो रात के 12 बजे तक काम करता। मैंने स्टोर के मालिक, जिनका नाम हाजी अली अहमद था, उनसे बात की और उन्हें यकीन दिलाया कि मैं पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से काम करूंगा। चुनाचे मुझे रख लिया गया और दूसरे दिन से मैंने स्टोर जाना शुरू कर दिया। स्टोर की नौकरी मेरे तजुर्बे में इजाफे का बायस थी। यहाँ भांत भांत के लोगों से मुलाकात होती। सुबह से शाम तक वहाँ लोग आते जाते रहते और मैं पैसे की फरावानी देकर हैरान होता। वो चीजें खरीदे जाती जिनका आम जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता, बस तफरीह के तौर पर ही लोग उन्हें खरीदते। भारी रकम खर्च करके बेगमात और उनके साथ मौजूद साहब ये चीजें खरीदा करते और खुशी खुशी वापस चले जाया करते। कुछ दिन तक तो मैं हैरत का शिकार रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस माहौल का आदी हो गया। यहाँ कुछ लोग इतने दौलतमंद थे कि उनकी निगाहों में पैसे की कोई हकीकत नहीं थी और कुछ ऐसे थे जो पेट भरने के लिए भी तरसते थे। अजीब तजाद था जिंदगी में, हर शख्स मुख्तलिफ हैसियत का मालिक। आहिस्ता आहिस्ता ये माहौल मेरे जहन में उतरता जा रहा था और मैं जिंदगी की हकीकतों से रोशनास होता चला जा रहा था जिनके बारे में मुझे पहले मालूम नहीं था। मैं सोचता था कि मैं उन लोगों में कभी शामिल हो सकूंगा। खूबसूरत कपड़े पहने बेगमात के साथ आते हैं और अपनी अमीरी के मुजाहरे करके चले जाते हैं। मैं तो एक मामूली इंसान हूँ और मामूली ही रहूंगा। यहाँ मुझे महीने की पहली तनख्वाह 400 रुपए मिली और मैंने वो भी ले जाकर माँ के कदमों में डाल दी। तब उन्होंने निहायत दयानतदारी और खुलूस से वो 100 रुपए निकाल कर मुझे दिए जो जमा रखने थे और कहने लगी, बेटे अब ये 500 रुपए तुम अपने घर भिजवा दो। नहीं अम्मी, अभी तो यहाँ इनकी जरूरत होगी। मैंने कहा, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारे पास कपड़े हैं और फिर इस महीने अखबार के बिल वसूल करने के बाद जो 100 रुपए बचेंगे उनमें से तुम कपड़े बनवा लेना। आइंदा महीने हम घर कुछ नहीं भेजेंगे, लेकिन उसके बाद तीसरे महीने हम तकरीबन 700 रुपए घर भिजवा देंगे ताकि उनका काम भी चल जाए। तुमने बताया ना कि तुम्हारी बहनें भी हैं और तुम्हें उनकी शादी करनी है, उन्होंने कहा और मैं नेकी के उस मुजस्मे को देखता रह गया। मेहरबान औरत की इस गुफ्तगू से मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मुझे अपने घर के लोग याद आए। मैंने अभी तक यहाँ कुछ भी नहीं किया था। इब्तदा में जो कुछ मिला वो भेज दिया। बाद में अम्मी के कहने पर मैंने ये पैसे गयास को दिए और गयास उनका मनी ऑर्डर कराया। फिर जब मुझे मनी ऑर्डर की रसीद मिली तो उसके साथ वालिद साहब का खत था जिसमें उन्होंने शिकायत की थी कि मैंने इतने लंबे अरसे से उन्हें अपनी खैरियत नहीं बताई। उन लोगों को खैरियत मालूम करके बहुत सुकून मिला। एक दफा तो दिल चाहा कि जाकर उन्हें देखा हूँ, लेकिन स्टोर की नौकरी अभी नहीं थी, छुट्टी का सवाल पैदा नहीं होता था। चुनाचे दिल थाम कर रह गया। उसके बाद बाकायदा खतों किताबत जारी हो गई। मेरे वालिद अक्सर मुझे लिखते थे कि वो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहे हैं। मेरी रकम से उन्होंने बहुत बड़े काम कर लिए हैं। बहनों के लिए कुछ सामान खरीदा जिनसे उनकी शादी में मदद मिलेगी। वालिद साहब ने यह भी लिखा था कि बहनों की रिश्तों के लिए तलाश जारी है। ये भी लिखा था कि जिस कदर मुमकिन हो सके मैं बहनों का जहेज जमा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे भेजूं और मैंने उन्हें जवाब में लिखा कि मैं इंतहाई कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अब मेरी ये कोशिश महदूद थी। आमदनी कुछ और बढ़ गई थी। उसकी वजह यह थी
कि मुझे 10 बजे तक की फुर्सत थी। गयास को मैंने तकरीबन पढ़ने के लिए आज़ाद छोड़ दिया, हालांकि वो सख्त शर्मिंदा था और कहता कि मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ और इस मुआवजे में वो शरीक हो जाता है। मैंने उसकी बात का बुरा मानकर उसे खामोश कर दिया था। मैंने उससे कहा था, गयास मैं तुम्हारा भाई हूँ और अगर तुम्हारा बड़ा भाई होता तो क्या वो तुम्हें कुछ करने देता? कम से कम इतनी मदद तो तुम मुझसे हासिल कर लो कि अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दो और ये छोटे छोटे काम मुझे करने दो। बहरहाल घर का निज़ाम बहुत बेहतर चल रहा था। यूं चंद महीने और गुजर गए। बहरहाल जिंदगी पुरसुकून थी, लेकिन मैंने एक बात कही थी ना कि कराची की जिंदगी में सुकून कहाँ। अब मैं कराची शहर के काफी हिस्सों से वाकिफ हो गया। छुट्टी के दिन अक्सर घूमने फिरने निकल जाता। गयास ने मेरे लिए एक साइकिल खरीदी और हम दोनों साइकिल पर न जाने कहां कहां मारे फिरते, लेकिन ये प्रोग्राम सिर्फ छुट्टी के दिन का हुआ करता। उसके अलावा गयास बदस्तूर मुझे पढ़ा रहा था। अब मैं उर्दू बहुत अच्छी तरह लिखने और पढ़ने लगा, बल्कि थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी मुझे आने लगी। मेरा हुलिया बदलता जा रहा था और मुझे यूं महसूस होता जैसे मेरा मुस्तकबिल मेरा रास्ता देख रहा हो, एक बेहतर मुस्तकबिल जिसमें शायद बेहतर जिंदगी भी नसीब हो जाए। मैं और गयास अक्सर मुख्तलिफ प्रोग्राम बनाया करते। गयास का ख्याल था कि तालीम कर मुकम्मल होने के बाद वो किसी दफ्तर में नौकरी करेगा या बल्कि कारोबार करेगा जिसमें मैं उसका साथ दे सकूं। वो मेरे शामिल होने से बहुत खुश था, लेकिन ये खुशी हम दोनों को रास न आई। दो बुलंद कामत शख्स बेहतरीन लिबास में एक दिन स्टोर में दाखिल हुए। उनमें से एक ने सिगरेट तलब की और वहीं पैकेट खोलकर सिगरेट सुलगा ली। उसकी निगाह मुझ पर अचानक पड़ी और वो उछल पड़ा। उसने जैसे किसी खौफनाक चीज को देख लिया हो। चंद लम्हे वो देखता रहा, फिर उसने अपने साथी की तरफ झुककर कुछ कहा। उसका साथी भी मेरी तरफ देखने लगा। दोनों के चेहरे ऐसे नजर आने लगे जैसे उनकी हालत खराब हो, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल गए। लेकिन मुझे हैरत थी, उन लोगों की मुझे देखकर ये हालत क्यों हुई? कहीं इनका ताल्लुक रमजान दादा से तो नहीं? मैंने सोचा। रमजान से मेरी उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई थी और ना ही मैंने उधर का रुख किया था। मेरी जिंदगी महदूद सी थी, एक मुख्तसर से रास्ते से जाना और वहीं से वापस आना। हाँ, छुट्टी का दिन अलबत्ता गयास के साथ मुख्तलिफ मकामात की सैर को जरूर चला जाता। वो लोग मेरे जहन में अटके रहे। शाम को 4 बजे जब मेरी स्टोर से छुट्टी हुई तब भी मेरा जहन उनकी तरफ था कि आखिर वो मुझे देखकर एकदम से हैरतज़दा क्यों हो गए। मैं सुस्त रवि से बस स्टॉप की तरफ चल पड़ा। अभी मैं बस स्टॉप के नजदीक भी नहीं पहुंचा था कि एक लंबी सी खूबसूरत कार मेरे नजदीक आ रुकी, जिनमें से एक आदमी ने गर्दन निकाल कर बाहर झांका और मुझे मुखातिब किया। मैं ठिठक कर रुक गया और उन्हें देखने लगा। ये वही दोनों थे जो स्टोर में आज आए थे। मैं खौफजदा हो गया, लेकिन बहादुर बना रहा। तब उनमें से एक आदमी ने कहा, माफ करना भाई, हमें आपसे काम है। और मैं उनके करीब पहुंच गया। जी फरमाइए, क्या आप हमें कुछ वक्त दे सकते हैं? लेकिन क्यों? हमें आपसे कुछ काम है। अरे भाइयों, आपको मुझसे क्या काम है? मैंने कुरेदने वाली निगाहों से उन्हें देखते पूछा। बस एक गलत फहमी है जिसे हम दूर करना चाहते हैं। मैंने पूछा, आपको क्या गलत फहमी है? हमने आज दिन को आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में देखा और हैरान रह गए। हाँ, मुझे मालूम है आप लोग आए थे और शायद आपने सिगरेट का पैकेट खरीदा और मुझे देखकर हैरत ज़दा हो गए। जाहिर है मैं आप लोगों को पहले से नहीं जानता, इसलिए मुझे आपकी इस हरकत से हैरत हुई। बहरहाल हमें आपसे गुफ्तगू करनी है। 15 मिनट आप हमें दे सकते हैं। इसके बाद आप हमें जहां कहेंगे हम आपको छोड़ देंगे। मैंने कहा, आप यही बात कर लें जो बात कहनी है, किसी गलतफहमी का शिकार ना हो, हम दोस्त हैं। उन्होंने कहा, हम आपको बात करने के बाद रुखसत कर देंगे, बल्कि बेहतर होगा कि आप एक चाय प्याली हमारे साथ पिएं। बात निहायत शरीफाना अंदाज में कर रहे थे। यूं भी मेरे चेहरे से कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था। वो लोग खासे पढ़े लिखे और खुश लिबास मालूम होते थे। वो बराबर सवाल किए जाते रहे और उनके मुसलसल सवालों से मैं झंझला गया और तेज लहजे में बोला, ये सारी मैं बातें बाद में बताऊंगा, पहले आप मुझे मकसद बताएं, ये सवालात मुझसे क्यों कर रहे हैं? वही आदमी बोला जो मुझसे कहने लगा, आपका मुस्तकबिल बनाने के लिए। क्या मतलब है इस बात का? अरे भाई, मुस्तकबिल ऐसी चीज है जिसे हर इंसान बेहतर से बेहतर देखने का ख्वाहिशमंद होता है और हर शख्स की यह कोशिश होती है कि उस तक मुस्तकबिल में फूल ही फूल खिले। क्या तुम ये बात पसंद नहीं करोगे कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी स्टोर के एक सेल्समैन के बजाय एक बहुत बड़े आदमी की गुजरे? मैंने कहा, मैं यकीनन पसंद करूंगा, लेकिन तुम इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हो? हम तुम्हें वही जिंदगी देने के ख्वाहिशमंद हैं दोस्त। इसकी बुनियादी वजह यह है कि तुम्हारी सूरत एक ऐसे आदमी से मिलती है जो बहुत बड़ी हैसियत रखता है। अगर तुम अपनी सूरत से फायदा उठाना चाहते हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैंने कहा, देखो भाइयों, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं एक गरीब आदमी हूं, बल्कि तुम मुझे देहाती या गांव का आदमी कह सकते हो।
अपने गांव से कराची इसलिए आया था कि यहाँ कुछ कमा कर अपने घर भेज सकूं, लेकिन कराची के हंगामों में खो गया और वो सब कुछ ना कर सका जो करना चाहता था। मेरी जिंदगी इन बेहतर रास्तों पर चल पड़ी है जिन पर चलकर मैं अपना मकसद पूरा कर सकता हूँ। बड़ा आदमी बनने की ख्वाहिश किसे नहीं होती। जिस वक्त मैं कराची आया तो कुछ और लोगों ने मुझे बड़ा आदमी बनाने की पेशकश की, लेकिन उनकी वजह से मुझे 3 महीने जेल में गुजारने पड़े। इसलिए मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे मुझे कानून की पकड़ हो। मैं शराफत से जो कुछ कर रहा हूँ मेरे लिए उसी में बेहतरी है। वो आदमी मेरी बात सुनकर कहने लगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो किसी तौर पर ना तो नुकसानदेह है और ना तुम्हारे ज़मीर पर बोझ है। और उसके बाद मैंने भी सोचा कि इस तरह किसी की दावत पर इनकार करना बुज़दिली है। अब ऐसी भी बात नहीं। मैंने गर्दन हिलाई और मैंने जल्दी से पीछे का कार का दरवाजा खोलकर बैठ गया। मैं जिंदगी में पहली बार इतनी उम्दा कार में बैठा था। इतनी बढ़िया कार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। मैंने बैठने के बाद दरवाजा बंद किया और ड्राइविंग करने वाले आदमी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। रास्ते में उन लोगों ने कोई बात नहीं की। थोड़ी देर के बाद कार एक खुशनुमा बंगले के पेन फाटक से अंदर दाखिल हो गई। खूबसूरत सी कोठी थी जिसके बाहर कैसर विला का बोर्ड लगा हुआ था। मैंने कोठी अंदर से देखी तो मैं हैरान रह गया। आज तक ये खूबसूरत इमारतें मैंने बाहर से ही देखी थी। अंदर के बारे में अंदाजा नहीं लगाया था कि वो अंदर से कैसी होंगी। इस हसीन कोठी को देखकर तो मैं हैरान था। इमारत का क्या मुजाहिरा था जो इस कोठी के अंदर नहीं था। उम्दा कालीन बिछे हुए थे। एक बड़ा हॉल था जिसमें सोफा सेट लगे थे और निहायत कीमती चीजें सजी थी। वो लोग नीचे रुकने के बजाय मुझे ऊपर ले गए। थोड़ी सी हिचकिचाहट जरूर जहन में थी क्योंकि इससे पहले इतने कीमती मकान में नहीं आया था। इसके अलावा ये लोग भी मेरे लिए अजनबी थे। मैंने इस हिचकिचाहट का इजहार नहीं किया और ऊपर उनके साथ पहुंच गया। सीढ़ियों के दूसरे दरवाजे की जानिब एक बहुत बड़ा कमरा था। ये कमरा भी हॉल जैसा था। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और मैं झिझकता हुआ एक सोफे पर बैठ गया। उनमें से एक आदमी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, सरदार अली। कहाँ रहते हो? जेकब लाइन में। इस स्टोर में कब से मुलाजमत कर रहे हो? मैंने कहा, चंद महीनों से। तुम्हें बेहतर जिंदगी का मौका मिल रहा है, क्या तुम उसे ठुकरा दोगे? मैंने कहा, पहले अपना मकसद बताओ। हम लोग निहायत शरीफाना माहौल में शरीफाना अंदाज की गुफ्तगू कर रहे हैं, इसलिए हमें दोस्तों की तरह सारे मसले पर गौर करना चाहिए। हमने तुम्हें देखा और अगर तुम्हारी सूरत उससे मिलती जुलती ना होती तो शायद हम तुम्हारी तरफ तवज्जो ना देते। बहरहाल तुम्हें पूरी बात बता दें। इसके बाद तुम फैसला करना कि तुम हमारे साथ मदद करोगे या नहीं। अगर तुम काम करना ना चाहो तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। तुम्हारे पास इख्तियार है कि तुम इनकार कर सकते हो। मैंने कहा, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे बताएं कि मुझे करना क्या है। वो आदमी फिर बोला, 1 मिनट। फिर दूसरे से कुछ कहने लगा, अरे भाई, चाय का बंदोबस्त नहीं करोगे? अब इतनी बदअखलाकी किस काम की? जो कुछ भी है ये हमारे दोस्त हैं। हमारे साथ ताउन पर आमादा नहीं होते तब भी हम इन्हें पेशकश करेंगे कि हमारे दोस्त रहे। हल्के फुल्के नाश्ते का इंतजाम करो। मेरा ख्याल है इसकी जरूरत नहीं, बेहतर है कि हम काम की बात करें, इसके बाद मुझे जाना है। मैंने कहा, नहीं सरदार, इस अंदाज में मत पेश आओ। हमने कहा ना कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। उसने दूसरे आदमी को इशारा किया और वो उठकर चला गया। मैंने कहा, भाई, मैंने तुम लोगों के नाम तो पूछे ही नहीं। वो कहने लगा, मेरा नाम शिराज है और मेरा दोस्त महमूद। मैंने कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। वो कहने लगे, सरदार, कुछ पढ़े लिखे हो? बिल्कुल भी नहीं। यूं समझे कि गांव से आने के बाद कराची में रहा, फिर कुछ ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने जिंदगी गुजारने में मदद दी। उन्हीं में से एक आदमी ने मुझे थोड़ा पढ़ाया। अब उर्दू वगैरह लिख पढ़ लेता हूँ, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है। अच्छा ठीक है, तो अपना काम चला रहे हो? वो बड़े मीठे लहजे में बातें करता रहा। चंद घड़ियों के बाद ये एहसास मेरे जहन से निकल गया कि ये शख्स मेरे लिए अजनबी है। थोड़ी देर के बाद एक मुलाजिम एक खूबसूरत ट्राली धकेलता अंदर आया। ट्राली पर नफीस बर्तनों में चाय सजी थी। इसके अलावा कुछ फ्रूट और केक वगैरह थे। मुलाजिम ने बड़ी अदब से प्लेटें हमारे सामने सिरकाई, फिर चाय बनाने लगा। चाय बनाकर उसने प्याली मेरे सामने रखी और एक एक इन दोनों को दे दी। हम लोगों ने अपनी प्यालियां उठाई, फिर हम लोग चाय से छोटे छोटे घूंट भरने लगे। मुझे ड्राई फ्रूट में से कुछ लेने को कहा गया। मैंने उनमें से कुछ चीजें उठाई और खाने लगा। इसके साथ मैं चाय भी पी रहा था। हाँ तो सरदार, तुम हमारे लिए इतनी बड़ी हैसियत रखते हो कि हम तुम्हें बयान नहीं कर सकते, बल्कि यूं समझ लो कि तुम हमारी मुश्किल का हल हो। मैंने कहा, मुझे हैरत है कि मैं किस तरह आपके काम आ सकता हूँ। महमूद और शिराज दोनों मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। अरे भाई, काम भी बताएंगे, पहले चाय तो पियो। और मैं चाय पीने लगा। चाय का आखिरी सिप लेकर मैंने प्याली ट्रे पर ट्राली में रख दी।
लेकिन प्याली रखते ही मेरा हाथ अचानक लरज उठा और फिर मुझे अपने सर में शदीद चक्कर महसूस हुए और फिर ये चक्कर बढ़ते गए और मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने सर भी जोर से झटका, लेकिन ये झटका अजीब था। यूं लगा जैसे दिमाग खोपड़ी से निकलकर कहीं दूर जा पड़ा हो। फिर आखिरी एहसास ये था कि मैं एक तरफ गिर रहा हूँ। इस बेहोशी के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने बदन के नीचे एक नरम बिस्तर को महसूस किया। ये वो जगह नहीं थी जहां मैं बैठा हुआ था। बड़ा खूबसूरत कमरा था। बिस्तर के बिल्कुल सामने एक पुररोब और मोमर शख्स की तस्वीर एक चौड़े फ्रेम में लगी थी। कमरे का माहौल बड़ा खूबसूरत था। रोशनी हल्की हल्की थी। जब पूरा एहसास जागा तो मैं घबराए हुए अंदाज में दोनों हाथ टेकर उठ बैठा। हाथ टेकने से मेरे दोनों हाथ गद्दे में धंस गए। बड़ा ही नरम और नफीस बिस्तर था। मैंने दहशतजदा अंदाज में चारों तरफ देखा और पलंग से नीचे कूद गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे बदन पर जो लिबास है वो भी मेरा नहीं। सिल्क का एक खूबसूरत स्लीपिंग सूट था जो मेरे बदन पर था। मैंने बड़े हैरतजदा अंदाज में सूट देखा और फिर अपने लिबास के लिए चारों तरफ निगाहें दौड़ाई, लेकिन लिबास का कहीं पता नहीं था। ये सब कुछ मेरी समझने में नहीं आ रहा था। न जाने क्या जादू था। वो दोनों नौजवान कहाँ चले गए? मेरा जहन चकराने लगा। मैंने जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। दरवाजा खुलने में देर न लगी। जो सूरत सामने आई वो चौंका देने वाली थी। बड़े खूबसूरत लिबास और खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ एक लड़की खड़ी थी। हेलो हारून, उसने बड़ी नरम आवाज में कहा और मैं उसकी शक्ल देखने लगा। परेशान क्यों हो हारून, क्या बात है? उसने बड़े एतमाद से सवाल किया। तब मैंने बमुश्किल खुद को संभाला और गला साफ करके बोला, खातून आपको गलतफहमी हुई है, मेरा नाम हारून नहीं, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। अरे हारून चले जाना, अंदर तो चलो। उसने ऐसे कहा जैसे उसके लहजे में दुख हो। मैंने अर्ज किया, ना खातून, मेरा नाम हारून नहीं सरदार है। अच्छा चलो, जो तुम कह रही हो वो ठीक है, चलो अंदर तो चलो, मैं हर कीमत पर बाहर जाना चाहता हूँ, मैंने सर्द लहजे में कहा। और लड़की के चेहरे पर एक अजीब सा तगय्युर आ गया। उसने पलटकर अपने पीछे देखा, फिर होंठों पर जुबान फेरती हुई बोली, अच्छा आओ, और दरवाजे के सामने से हट गई। मैंने बाहर निकलकर तवील राहदारी को देखा जिसके दोनों सिमत दीवारें थी और इन दीवारों पर खूबसूरत नक्श कंधा थे। फर्श पर इतना मोटा कालीन बिछा था कि उसमें पांव धंसते चले जा रहे थे। लड़की मेरे आगे चल रही थी। उसकी चाल बेहद खूबसूरत थी। उसके हुस्न से मैं कुछ मरूब हो गया। राहदारी का इख्तिताम एक दरवाजे पर हुआ। लड़की दरवाजे से गुजर गई, मैं भी उसके पीछे था। ये एक बहुत खुला कमरा था। इस कमरे में 4 आदमी एक मेज के गिर्द बैठे ताश खेल रहे थे। उन्होंने गर्दन उठाकर हमें देखा और उछल खड़े हुए। अरे हारून साहब, आप जाग गए? उनमें से किसी ने परेशान होकर कहा। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है। क्या बात है? बस वही कह रहे थे कि मैं हारून नहीं हूँ, लड़की ने जवाब दिया। डॉक्टर को बुलाऊं? उसी शख्स ने पूछा। जैसा तुम पसंद करो, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब होंगे, लड़की ने उलझे हुए अंदाज में कहा। क्यों नहीं, मैं जाता हूं। सुनो, मैंने उस शख्स को मुखातिब किया और वो रुक गया। कहाँ जा रहे हो? वो कुछ नहीं हारून साहब, बस अभी आया। अरे भाई रुक जाओ, तुम लोग किसी गलतफहमी का शिकार हो। मैं बता चुका हूं कि मेरा नाम हारून नहीं सरदार है। और सुनो, अगर तुमने मेरी बात ना सुनी तो फिर जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। बेहतर है हारून साहब, बेहतर है, लेकिन मैं अभी वापस आ जाऊंगा, बस चंद लम्हे। पहले मेरी बात सुन लो। मैं एक बार फिर कहता हूं कि अगर तुम लोग किसी गलतफहमी का शिकार हुए, मेरा नाम हारून नहीं सरदार है और मैं जेकब लाइन के पास एक झोंपड़ी में रहता हूँ। कुछ लोग मुझे वहां साथ ले गए। वहां उन्होंने मेरी खातिर मदारत की और मुझे चाय पिलाई। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ था। मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपनी गलती का अजाला कर लो और मुझे यहाँ से जाने दो। मेरी आवाज में काफी सख्ती थी। वो दोनों एक दूसरे की सूरत देखने लगे। फिर लड़की मेरे पास आई और मेरा बाजू पर हाथ रखते हुए बोली, अगर आपका नाम सरदार है तो कोई हर्ज नहीं, आइए हमारे साथ, दूसरे कमरे में चलकर बातें करें और अपनी गलतफहमी दूर करें। इसके बाद आप जहाँ कहेंगे आपको पहुंचा दिया जाएगा। मैंने लड़के की चेहरे की जानिब देखा। यूं लग रहा था जैसे ये सब के सब झूठ बोल रहे हो और किसी खास वजह से मुझे बेवकूफ बनाने पर तुले हैं। मेरे बदन पर तो मेरा अपना लिबास भी नहीं था। मैंने सोचा कि मुझे मसलहत से काम लेना चाहिए। मुझे जानना चाहिए कि इन लोगों का क्या मकसद है। कराची में रहते खासा वक्त गुजर गया था। अब मैं कराची के लोगों से भी थोड़ा वाकिफ हो गया था। मैंने यही समझा कि मुझे खामोश रहना चाहिए और खामोशी से यहाँ से निकलना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाऊं। चुनाचे मैं उस लड़की के साथ चल पड़ा। लड़की दरवाजे की जानिब बढ़ी और एक कमरे में दाखिल हो गई। अजीब सी इमारत थी, हर जगह कालीन बिछे थे। इस खूबसूरत इमारत को मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था।
ये दूसरा कमरा भी बहुत हसीन था। यहाँ एक सोफा सेट था। लड़की ने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया और फिर खुद एक अंदाज में एक सिमत बड़ी जैसे बैठने जा रही हो, लेकिन दूसरे लम्हे बाहर निकल गई और फिर दरवाजा बंद हो गया। मैं उछलकर खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया, लेकिन इस बार दरवाजा खुला ही नहीं। मैं परेशान होकर कमरे के चारों तरफ देखने लगा। या अल्लाह, ये क्या चक्कर है? मैं तो किसी नई मुसीबत में फंस गया। दरवाजा पीटते काफी देर गुजरी, लेकिन कोई जवाब न मिला। मैं थक हार कर दोबारा सोफे पर जा बैठा और दोनों हाथों से सर थाम लिया। क्या करूं, किस तरह इस जंजाल से निकलूं? ये लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं? किसी गलतफहमी का शिकार हैं या ड्रामा कर रहे हैं? फिर मुझे दरवाजा खुलने का एहसास नहीं हुआ। इस बार जो लोग अंदर आए वो बहुत कीमती सूट में थे। वो लड़की भी उनके साथ थी। सबसे आगे एक तवीलुल कामत शख्स था जिसके बाल सफेद थे, लेकिन चेहरा सेहतमंद था। आंखों पर मोटे शीशों का चश्मा लगाए, उसके होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट थी, मैं चौंक कर खड़ा हो गया। अरे भाई बैठो तो सही, जिद ना करो। उस आदमी ने मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे अंदाजा हुआ कि उसका हाथ का खासा सख्त है। उसने मुझे कुछ ताकत लगाकर नीचे बिठाया और मेरे नजदीक सोफे पर बैठ गया। मैं तुम्हारा मुआयना करना चाहता हूँ। क्या बीमारी है मुझे? क्यों मुआयना करना चाहते हैं आप मेरा? अरे कुछ नहीं बेटे, जो कहा जा रहा है वो करो। हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं। मैं नहीं जानता कि मुझे यहाँ आए कितना वक्त गुजरा। मैं एक मुलाजमत पेशा आदमी हूँ और अगर अपने घर न पहुंचा तो मेरी माँ और बहन भाई परेशान होंगे, बल्कि मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। मुलाजमत क्या बात करते हो हारून? तुम तो खुद एक बहुत बड़ी शख्सियत हो, तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत? अरे बस यही आपको गलतफहमी है। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं हारून नहीं, मैंने कहा, और वो शख्स उस दूसरे लोगों को देखने लगा। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा जिसकी मूंछें थी। मेरा ख्याल है साफ बात कर लेना मुनासिब होगा, इसके कि इसे परेशान किया जाए। साफ बात करने में अच्छाई है, जैसे तुम्हारी मर्जी। सफेद बालों वालों ने शाने हिलाए और सोफे से खड़ा हो गया। वो शख्स मेरे सामने आया, मेरी आंखों में देखता हुआ बोला, दोस्त, हम भी जानते हैं कि तुम्हारा नाम सरदार है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम सरदार खुद को समझना छोड़ दो और अपने आप को हारून कहना शुरू कर दो। मैंने कहा, क्यों भाई, मैं पागल हूं क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम दोनों में से, बल्कि हम सब में से कोई पागल नहीं। तुम्हारी सूरत सरदार एक ऐसे आदमी से मिलती है जिसका नाम हारून है, और वो शख्स हमारे लिए इतनी बड़ी हैसियत रखता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अफसोस कि अब वो हमारे दरमियान नहीं, और उसकी वजह से एक ऐसा शख्स शदीद सदमे का शिकार है जो हारून से बहुत मोहब्बत करता है। ये सदमा उसकी जान भी ले सकता है। चुनाचे हमारी ख्वाहिश है कि तुम थोड़े अरसे के लिए खुद को हारून कहना और समझना शुरू कर दो। तुमने अलिफ लैलवी किरदार अबुल हसन का नाम तो सुना होगा। एक रात वो सोया तो खलीफा हारून रशीद बन गया, और हम भी ये चाहते हैं कि तुम हारून रशीद ना सही हारून बन जाओ। मूंछों वाला आदमी मुस्कुराया और मैं परेशानी से उसकी सूरत देखने लगा। यकीन करो, अगर ये एक आदमी की जिंदगी का सवाल ना होता तो हम तुम्हें इस मुसीबत का शिकार ना बनाते। बाकी रही तुम्हारी मुलाजमत की बात और तुम्हारी माँ बहन भाई का मसला, तो तुम भरोसा करो कि अगर तुम हमारे काम आओगे तो उन्हें हमारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना कुछ तुम्हें देंगे कि तुम परेशानियों से निकल जाओगे। कोई कारोबार कर लेना और उसके बाद सुकून की जिंदगी गुजारना। अगर किसी नए काम के लिए तुम्हारी खिदमत ली जा रही हैं तो तुम अच्छे इंसान की हैसियत से हमारी मदद करो। मैं सोच में डूब गया। जो कुछ वो कह रहे थे वो ठीक था, लेकिन ये सारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा जहन में आ रहा था कि कहीं ये भी कोई चाल ना हो। दोस्त जल्दी करो, हमारी पेशकश पर गौर करो, और अगर तुम चाहो तो तुम्हारी तरफ से कोई पैगाम तुम्हारे घर भिजवा दें। हमारा वादा है, मूंछों वाले ने कहा। उसका अंदाज बड़ा मीठा और नरम था, और ऐसी लजाजत थी कि मैं तलख रवैया छोड़कर नरम लहजे में बोला, लेकिन भाई देखो तो सही, इस तरह मुझे यहाँ लाना ठीक नहीं। वो दोनों कौन थे जिनका नाम शिराज और महमूद था? उन्होंने मुझे धोखे से अपने घर बुलाया, चाय पिलाई और बेहोश हो गया। अरे हाँ, इस बात पर उन दोनों को डांटा गया। उन्हें कहा गया था कि शरीफ आदमी से शरीफाना बात में करनी चाहिए। सरदार साहब तैयार हो जाते तो ठीक था, वरना हमारी बदकिस्मती। यकीन करो, हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। हाँ, एक दावत जरूर देंगे कि एक नजर उस आदमी को देख लो कि उसकी हालत कितनी खराब है। वो दीवाना है, ऐसी दीवानगी के आलम में कहीं वो मर ना जाए। वो अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करता है। उसके बाद सरदार, अगर तुम्हारा दिल गवाही दे तो तुम तैयार हो जाना, वरना हम तुम्हें उसी जगह छोड़ देंगे जहां तुम कहोगे। मैं थोड़ी देर खामोश रहा, फिर मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, बेहतर,
लेकिन मुझे सोचने का मौका तो दो। जरूर सरदार, लेकिन तुम जवाब हमें कब दोगे? मैंने कहा, थोड़ी देर के बाद। क्या तुम इस अरसे के लिए अपने घर जाना चाहते हो? हाँ, बेहतर यही है कि तुम मुझे जाने की इजाजत दो। मैं घर वालों को इस सिलसिले में बताऊंगा। नहीं नहीं सरदार, खुदा के लिए नहीं। इस तरह हमारा सारी कोशिशों में नाकाम हो जाएंगे। मूंछों वाले ने बदस्तूर लजाजत से कहा और गहरी सांस लेकर मैं उसे देखने लगा। मैंने सोचा कि अगर ये लोग घर पर इतला भिजवा दें और वाकई जिस परेशानी का ये इजहार कर रहे हैं, अगर इनके काम आ जाए तो क्या हर्ज है। रहा किसी की गलत बात का मसला, तो इसका फैसला किस तरह किया जा सकता है जब तक कोई उलझन मुझे पेश ना आए। मैंने इस बात पर आमादगी जाहिर कर दी कि मैं उनके दरमियान रहने के लिए तैयार हूँ। अलबत्ता अभी मैं जवाब नहीं दे सकता। वो सब इसके लिए तैयार हो गए और मेरा शुक्रिया अदा करने लगे। फिर वो मुझसे इजाजत लेकर चले गए। उनके जाने के बाद मैं इस सारे मामले पर गौर करने लगा। मैं अब देहात का सीधा साधा नौजवान सरदार नहीं रहा, बल्कि कराची में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, और अब इसका मिजाज किसी हद तक मेरी समझ में आने लगा था। मेरा जहन इन सवालात के जवाब तलाश करने लगा और मैंने खुद को ढीला छोड़ दिया। मैंने महसूस किया कि उन लोगों ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अब मैंने दरवाजा खोलने को दोबारा ताकत आजमाने की कोशिश नहीं की, लेकिन थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। वो लड़की अंदर आई। काफी खूबसूरत थी और इस लिबास में भी खूबसूरत नजर आ रही थी। उसने बड़ी मीठी आवाज में पूछा, तुम्हें मेरा आना नागवार तो नहीं गुजरा? मैंने कहा, भाई तुम्हारा घर है, कहीं भी आ जा सकती हो, नागवारी की बात क्या है? नहीं, तुम हमारे मेहमान हो, तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल रखना भी तो मेरा फर्ज है। इन बातों को छोड़ो मेम साहब, मेरी पसंद की बात तो बड़ी रस्मी है। अरे क्यों? मैं कौन सा यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ? वो तो ठीक है, लेकिन क्या कहूँ, शेराज और महमूद तुम्हें देखकर इतने बदहवास हुए कि इखलाक के आदाब भूल गए। अब वो दोनों शर्मिंदा हैं। हम सब ने उन्हें बहुत मलामत की है, खास तौर से अफजाल साहब ने तो उन्हें बहुत डांटा है। मैंने पूछा, ये अफजाल साहब कौन है? अरे भाई, वही जिनकी मूछें हैं। उन्होंने शिराज से कहा कि तुम्हें इस तरह क्यों लाया? एक नेक आदमी, शरीफ आदमी फौरन तैयार हो गया, तो तुमने ऐसा क्यों किया? खैर, इन बातों को छोड़ो, अगर हर्ज ना हो तो मेरे सवालों का जवाब दो। जरूर सरदार, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हारा दिल हमारी तरफ से साफ नहीं हुआ। क्यों? तुमने मुझसे अभी तक बैठने को नहीं कहा। अरे अरे मेम साहब बैठिए, दरअसल मैं गांव का आदमी हूँ, शहरी आदाब से अभी पूरी तरह वाकिफ नहीं हूँ। वो लड़की सोफे पर बैठ गई और कहने लगी, ये मेम साहब क्या होता है? मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा नाम फौजिया है और आइंदा तुम मुझे इसी नाम से पुकारोगे। मैंने कहा, ठीक है, तो क्या सवाल पूछना चाहते हो? क्या तुम सही जवाब दोगी? हाँ, क्यों नहीं, वादा, पक्का वादा। अच्छा, तो फिर असल चक्कर क्या है? लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, भाई असल चक्कर वही है जो तुम्हें बताया गया है। क्या मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूं? हाँ, आने वाला वक्त बता देगा। बात दरअसल ये है मेम साहब, मेरा मतलब है फौजिया साहिबा। दरअसल इस कराची में ये भी है कि मैं पता ही नहीं चलता कि कौन साहिब है और कौन साहिबा। मैंने कहा और वो हंस पड़ी। बहुत कुछ सिखाया है तुम्हें कराची ने। ये तो सच्ची बात है, अपने गांव में बड़ा सुकून था। अच्छा, तो फौजिया साहिबा ये बताइए कि वो आदमी कौन है जिसके लिए तुम लोग ये सब कुछ कर रहे हो? एक बूढ़ा इंसान जो अपने बेटे से उस वक्त जुदा हुआ जब वो 24 साल का कड़ियल नौजवान था। ये जख्म उसके सीने पर ऐसा लगा कि वो मुस्कुराना भूल गया। खुदा ने उसे सब कुछ दिया लेकिन हंसी छीन ली। बेटे की एक निशानी थी जिसने उसकी आगोश में परवरिश पाई, लेकिन शायद 24वां साल इस बूढ़े के खानदान पर नहुसत का निशान है। 24वें साल में वो नौजवान अचानक एक हादसे का शिकार हो गया। बूढ़े बदनसीब के साथियों और दोस्तों ने किसी तौर अपने अंदर ये हिम्मत नहीं पाई कि उसे इस सदमे की इतना दे। चुनाचे चंद रोज तक उसे इस सदमे से लाइल्म रखा गया और उसके बाद उसे धोखे दिए जाते रहे। उसे कहा गया कि उसका पोता सरकारी दिलचस्पी की बिना पर मुल्क से बाहर है। हुकूमतों ने उसकी आला सलाहियतों से मुतासिर होकर उसे खास शोबे में तरबियत के लिए मुल्क से बाहर भेजा है। बूढ़ा खामोश जरूर था, उसे यकीन नहीं आया, लेकिन उसे यकीन दिलाने के लिए तरह तरह की कार्रवाइयां की गईं। वो गमजदा है, अपने पोते का मुंतजिर है। हम लोग इंतहाई कोशिश में थे कि किसी तरह कोई ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाए जिससे हम इसके झूठ को बरकरार रखें। कोई बात समझ में नहीं आई। तुम्हें यकीन नहीं आएगा सरदार के बड़ी तकलीफें उठाई। बाहर से बूढ़े के नाम बाकायदा खतूत आया करते। हारून की तहरीर की नकल करने के लिए हमने इंतहाई मेहनत करके एक आदमी को तैयार किया जो हारून की लिखाई में खत लिखता, जो यहाँ से बाहर से भेजे जाते और वहां से ये पोस्ट करते। बुजुर्ग को खसूस से कुछ ढारस बन गई।
लेकिन अब उसका मुतालबा जोर पकड़ गया कि उसके पोते को जल्द बुलाया जाए। हुकूमत से उसने मुतालबा किया और हम लोगों की इंतहाई कोशिशों से हुकूमत को भी इस मामले में मुलविस होना पड़ा और उसने वादा किया कि बहुत जल्द उसके पोते को बुलवाया जाएगा। ये कतई इत्तफाक की बात है कि सरदार तुम उससे इस कदर मिलते जुलते हो कि दुनिया का हर फर्द धोखा खा सकता है। इसलिए शिराज और महमूद ने जब तुम्हें डिपार्टमेंटल स्टोर में देखा तो उन्होंने इस बात का फैसला किया कि इस किरदार के लिए तुम्हें तैयार किया जाए। इस बात का हमें अफसोस है कि जिस तरीके से उन्होंने तुम्हें यहाँ बुलाया, अगर तुम उस सुगवार बूढ़े को देख लो तो तुम भी हमारे फैसले पर खुश होगे। देखो ना, किसी के काम आना कितनी अच्छी बात है। अगर यही बात तुम लोग दूसरे अंदाज में कहते तो मैं फौरन तैयार हो जाता, मैंने कहा। फिर लड़की कुछ देर मुझे देखती रही। सरदार, एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि इस किरदार को अदा करने के लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी। महसूस मत करना सरदार, ये नेकी का काम तो है, लेकिन तुम्हारी इस मेहनत के एवज तुम्हें इतना मुआवजा दिया जाएगा कि तुम तमाम फिक्रों से आज़ाद हो जाओगे। ठीक है फौजिया साहिबा, मैं तैयार हूँ। अगर तुम तैयार हो सरदार तो अपना ये मकसद तर्क कर दो। क्या मतलब? मकसद ये कि हम लोगों के बारे में बुरे अंदाज से सोचना छोड़ दो और इस फर्ज की अदायगी के लिए अपने आप को तैयार कर लो। लेकिन फौजिया, आपने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर? ठीक है फौजिया, मैं खलूसे दिल से तुम लोगों के लिए काम करने को तैयार हूँ, मैंने कहा और फौजिया ने मेरे बाजू पर अपना हाथ रख दिया। तुम बेशक अपने नाम की तरह बहुत फराख दिल हो। मुझे मेरी बेतकल्लफी के लिए माफ कर देना। तुमने अपनी रिहाइशगाह कहाँ बताई थी? मैंने कहा जेकब लाइन। वहाँ तुम्हारा कौन है? कोई नहीं, लेकिन वो मेरे सहारे हैं। क्या मतलब? कराची की जमीन पर मेरे साथ कुछ ऐसे हादसात पेश आए कि मैं क्या बताऊं। मैं तो यहाँ नौकरी की तलाश में आया था, लेकिन कदम कदम पर ठुकराया गया। फिर नौकरी मिली तो ऐसी जिसकी वजह से जेल पहुंच गया। 3 महीने की जेल भी काटी। हाँ सरदार, तुम्हारी बात ठीक है, हालात न जाने इंसान को क्या बना देते हैं। तुम थोड़े अरसे के लिए वो बन जाओ जो हम चाहते हैं, तुम्हें वो कुछ मिलेगा जिसका तुम ख्वाब में भी सोच नहीं सकते। मैंने कहा ठीक है, मैं लिबास बदल आऊं। अभी आई, फौजिया ने कहा और बाहर निकल आई। और फिर जब आई तो मैं उसे देखता रह गया। वो बेहद हसीन थी। उसके साथ कार में बैठते हुए मुझे बहुत अजीब लगा। कार इमारत से बाहर निकल गई। मैंने बाहर से भी इस इमारत को देखा। वो नहीं थी जिसमें मैं पहली बार आया था, तो इसका मतलब है कि बेहोशी के आलम में मुझे किसी दूसरी इमारत में लाया गया था। फौजिया कार चला रही थी और कराची की सड़कें मुझे अजनबी लग रही थी। आज कराची को मैंने एक नए अंदाज से देखा था। हाँ, कार में बैठकर लोग इस खूबसूरत शहर को इसी तरह देखते होंगे। वाकई ये तो बहुत हसीन जगह है। हम लोगों ने खूब सैर की, रात को एक होटल से खाना खाया, फिर एक फिल्म देखी और उसके बाद वापस घर आ गए। बिलाशुबा ये कराची का एक नया रंग था और मेरी जिंदगी का भी। न जाने अगली जिंदगी में कौन कौन से रंग आने थे। मैं इन सारे रंगों को कबूल करने का फैसला कर चुका था। 5 रोज गुजर गए मुझे उन लोगों के साथ रहते हुए। हर शाम फौजिया मुझे बाहर सैर कराने ले जाती। उसने मेरे लिए बहुत कुछ खरीदा, काफी सूट खरीदे, जूते, टाइयां और पता नहीं क्या क्या। इस दौरान मुझसे गयास के लिए खत भी लिखवाया, जिसमें मैंने लिखा था कि अचानक एक जरूरी काम में मसरूफ हूँ। वो लोग फिक्र न करें, बहुत जल्द उनसे मिलूंगा। दिन सुकून से गुजरते रहे, लेकिन न जाने क्यों मेरे जहन में एक खलिश थी जिसे मैं कोई नाम नहीं दे सका। वो लोग तो गोया मेरे गुलाम थे। यहाँ के सारे मुलाजिम मेरे एक इशारे पर सब करने को तैयार होते। यही कोशिश होती कि मुझे खुश रखा जाए, और इन सब की सरदार थी फौजिया। मैंने फौजिया के अंदर भी कुछ खूबियां देखी। वो साफ सुथरी गुफ्तगू करती, उसका एक वकार था। आहिस्ता आहिस्ता मैं इस माहौल में ढलता गया, लेकिन जब कभी दूसरों का ख्याल आता तो दिल में बेचैनी सी लहर उठती। एक शाम मैं और फौजिया फिल्म देखने के बाद ड्राइव पर निकल गए। कहने लगी, सरदार मैं जहनी तौर पर तुमसे बहुत मुतासिर हूँ। मैं नहीं जानती कि ऐसा क्यों हुआ। एक फर्ज मेरे सुपुर्द किया गया है। हम सब एक फर्ज के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन बस दिल कम वक्त अजीबो गरीब खुसूसियत का हामिल है। कुछ ऐसा सोचता है कि इंसान कुछ कर भी नहीं सकता। मैंने कहा हाँ। कहने लगी, अगर तुम सोचो कि तुम्हारे जहन में कोई खलिश या उलझन है तो खुदा के लिए मुझसे तकल्लुफ मत करना, मुझे जरूर बताना। अरे फौजिया, मैं तकल्लुफ कहाँ करता हूँ। नहीं, तुम दिल की बात कहने में हिचकिचाते हो। नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। तो फिर बताओ, जो आज फिल्म हमने देखी उसे देखकर तुम्हारे जहन में क्या ख्याल आया? बस यूं ही फौजिया, तुम जानती हो ज्यादा लोग मेरी जिंदगी से मुतालिक नहीं। गयास की माँ और उसकी छोटी बहन ने मेरे साथ जो सलूक किया, उसने मुझे बहुत अपनायत दी, जिसे मैं घर से निकल आने के बाद भूल बैठा हूँ। मेरे घर में मेरे बाद मेरी बहनें हैं जो मुझे बहुत मोहब्बत करती हैं।
और जिनकी आस भरी निगाहें मेरे ऊपर लगी हैं। यकीन करो जब उनका ख्याल आता है तो दिल बुरा होने लगता है। आखिर क्यों? मैंने भी तो तुमसे कुछ कहा था। यकीन करो फौजिया, इतने से काम का इतना बड़ा मुआवजा वसूल करना मेरी समझ में नहीं आता। ये मुआवजा नहीं है सरदार, तो फिर क्या है? बस तुम एक नेक काम की कोशिश कर रहे हो और मैं उसमें तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे खुद से किसी तौर पर अलग मत समझो, फौजिया ने कहा और मैं खामोशी से सोचने लगा। जो कुछ वो कह रही थी मेरा उसे जहन कबूल नहीं करता था कि एक नेक काम के लिए इतना बड़ा मुआवजा वो क्यों दे रहे हैं। फिल्म की तरफ से मेरी तवज्जो खत्म हो गई। तब फौजिया ने मुझे खामोश देखकर कहा, बस किस सोच में डूब गए अब तुम? कोई खास नहीं, बस सारे ख्याल जहन से निकाल दो। मैं तुम्हारे सीने पर अपना दिल रख दूं ताकि तुम मेरी सोच से वाकिफ हो जाओ। शुक्रिया फौजिया, तुम्हारी इतनी मोहब्बत और अपनायत का। फौजिया, बस मैं चाहता हूं कि मैं एक खुदगर्ज इंसान की हैसियत से तुम्हारी निगाहों में ना रहूं। बिल्कुल नहीं, तुम बहुत बड़े शख्सियत के आदमी हो। तुम्हारे लिए अगर छोटे छोटे काम कर दिए जाएं तो उनकी कोई कीमत नहीं रही। हाँ, कल या परसों तक हमारा पहला मरहला मुकम्मल हो जाएगा। मैंने कहा, पहला मरहला? हाँ, गयास के लिए एक उम्दा जगह बुक स्टॉल कायम कर दिया गया है और शायद कल या परसों हम तुम्हें गयास से मिला देंगे। मैंने कहा, बुक स्टॉल कहाँ बनाया गया? पुरानी नुमाइश के एक बेहतरीन इलाके में। सामान भर दिया गया है, बस उसका इफ्तिताह बाकी है। मेरी आंखें खुशी से चमकने लगीं। गयास और उसकी अम्मी कितनी खुश होंगी, उनका तो मुस्तकबिल बन जाएगा। घर वापस आया तो इन्हीं ख्यालों में डूबा था। एक मखसूस वक्त के बाद फौजिया मेरे साथ नहीं रहती थी और आम हालात में वो सुबह से शाम तक मेरे साथ होती। अब तो मेरे जहन में लालच उभर आया कि जैसी इन लोगों ने पेशकश की है, अगर इन किरदार को अदा करते हुए मेरा काम बन जाए तो क्या हर्ज है। इस दुनिया का काम ऐसे ही तो चलता है, मैं फायदा क्यों ना उठाऊं? मैं किसी को धोखा तो नहीं दे रहा। और इस ख्याल ने मुझे मुतमईन कर दिया। जैसा कि फौजिया ने कहा है कि अगर ये बात है तो इन कामों का उन्हें कोई माली नुकसान नहीं उठाना पड़ता, तो फिर ठीक है, मैं क्यों फायदा ना उठाऊं। दूसरी सुबह मैंने फौजिया के साथ नाश्ता किया। वो बहुत खुश थी। फिर कहने लगी, हमें मालूम नहीं था कि अचानक हमें हारून का ऐसा नेमुल बदल मिल जाएगा। हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। मैंने कहा, क्या प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कुछ जानते हो? मैंने कहा, नहीं भाई, मेरी इतनी तालीम आगे नहीं बढ़ी। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए किसी चेहरे को, नक्श को बदला जा सकता है, लेकिन वो इतने पायदार नहीं होते कि हमेशा कायम रह सके। इसके अलावा इस काम के लिए बाहर जाना पड़ता। मैंने पूछा, इससे तुम्हारी क्या मुराद है? वही तो बता रही हूँ। हमने दादा जान की इतनी खराब हालत देखकर सोचा था कि किसी शख्स की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उसे हारून की शक्ल दे दी जाए। उसके लिए किसी मुनासिब आदमी का इंतखाब करना मुश्किल था। दूसरा खतरा यह था कि अगर कभी वो सूरत पहचान ली गई तो बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन तुम्हारे आने से हमारे सारे मसले हल हो गए। नाश्ते की मेज पर बैठकर हम दोनों ने नाश्ता किया। हमारे अलावा और कोई तीसरा नहीं था। अफजाल साहब भी बहुत कम आते। दूसरे मुलाजिम टाइप लोग थे। महमूद और शिराज को मैंने कभी देखा नहीं था। घर पर यूं समझा जाए कि आम तौर से फौजिया ही मेरे साथ रहती। हम दोनों नाश्ता करते। फौजिया ने कहा, रात मैंने तुमसे स्टॉल के बारे में कुछ कहा था। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है। कल या परसों काम मुकम्मल हो जाएगा। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि आज आप उस बुक स्टॉल की चाबी और मालिकाना हकूक अपने अजीज तरीन भाई गयास के सुपुर्द करेंगे, और मुझे यकीन है कि आपको सुनकर बेहद खुशी होगी। फौजिया ने बहुत मोहब्बत से कहा। मैंने बहुत खुशी से कहा, क्या वाकई? हाँ, मैं झूठ नहीं बोलती। मैंने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। कहने लगी, नहीं, जो काम तुम हमारे लिए कर रहे हो वो इस शुक्रिया से कहीं बढ़कर है। लेकिन सरदार, तुमने करना यह है कि इसके बाद अपनी माँ और गयास को ये बताना कि काफी अरसा तक तुम उन लोगों से नहीं मिल सकते। मैंने कहा, मैं कह दूंगा। शाम तक छुट्टी रहेगी और उसके बाद ठीक 7 बजे आप जेकब लाइन के बस स्टॉप पर पहुंच जाएंगे, जहां से मैं आपको ले लूंगी। समझ गए ना? हाँ, समझ गया। मैं नाश्ता करने लगा। थोड़ी देर के बाद हम दोनों फारिग हो। कुछ देर बाद पता चला कि टेलर मास्टर कपड़े लेकर आया था। फौजिया ने कहा, जरा पहन कर देख लें। मैं उसके साथ कमरे में पहुंच गया। आला दर्जे के सूट थे, जिन्हें पहनकर मैंने अपने आप को आईने में देखा और हैरान रह गया। फौजिया भी कुर्बान हो जाने वाली नजरों से मुझे देख रही थी। कहने लगी, खुदा की कसम क्या लग रहे हो, कोई मेरे दिल से पूछे। मैंने कहा, अच्छा वाकई? और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठीक 11 बजे हम सदर पहुंच गए। वहां अफजाल साहब मौजूद थे। मुस्कुराते हुए मेरी कार में आ बैठे। अरे भाई, सुनाए कैसे हमारे हारून साहब?
जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह जी, इनकी शख्सियत निखर गई। ये कागजात हैं अफजाल साहब, बुक स्टॉल की दुकान गयास के नाम कर दी गई है। सारा सामान भी इन्हीं के नाम से होगा। एक मुलाजिम भी रख लिया गया है जो दुकान चलाएगा, उसे सारा काम समझाया गया है। चुनाचे आज शाम को 3 बजे वो दुकान पहुंच जाएगा और आप इसे गयास से मिला दें। चाबी मेरे हवाले कर दी गई और मैं सोच रहा था कि जब मैं चाबी गयास के हवाले करूंगा तो उसका क्या हाल होगा। वो लोग चले गए और मैं गयास के घर के सामने खड़ा था। मैं चाबी लेकर देर तक खड़ा सोचता रहा। बिलाशुबा किसी के लिए करना बहुत कुछ है। कई दिन के बाद यहाँ आया था। उन्होंने मोहब्बत से सलाम दुआ की, खैरियत पूछी और मैंने चंद खास लोगों को बताया कि मैं एक जरूरी काम से गया था। गयास के घर के दरवाजे पर पहुंचकर मैं एक लम्हे के लिए रुका और अंदर दाखिल हुआ। सहन में अम्मी रोशन बैठी हुई थी। मुझे देखा तो उछलकर खड़ी हो गई। वो रोशन चिल्लाई, भैया आ गए। वो दौड़कर मुझसे लिपट गई। कहाँ चले गए थे? उन्होंने आगे बढ़कर मुझे लिपटा लिया और फिर बोली, क्या हम इस काबिल नहीं कि हमें बताकर जाते? अम्मी मोहब्बत भरे लहजे में शिकायत करने लगी। उनकी आंखें नम हो चुकी थी। आप यकीन करें अम्मी, मैं बिल्कुल खैरियत से आ, बस कुछ इत्तफाकिया ऐसा वाक़या पेश आ गया कि आपको इतला नहीं कर सका। अम्मी गुस्सा थूक दें, खुदा की कसम मजबूरी थी। अच्छा ठीक है। मुझे पूरा एहसास था कि मेरी वजह से वो परेशान थी। आप मुझे मोहलत दीजिएगा तो मैं आपको इंशाल्लाह तफसीलात से आगाह करूंगा। दरअसल कुछ लोग ऐसे मिल गए कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी मुलाजमत की ऑफर की जो मेरी तकदीर बदल दे। मैंने कहा और अम्मी ने पूछा, अच्छा वो कहाँ मिले लोग? बस स्टोर में आए। उन्होंने जाने मेरी क्या अदा पसंद आई कि उन्होंने मुझे ये पेशकश कर दी। वो बड़ी हैरान हुई। फिर वो मुझे अपने साथ ले गए और कुछ काम मेरे जिम्मे लगा दिए। अच्छा, तो साथ ले जाने के बाद उन्होंने तुम्हें घर से निकलने को भी मना कर दिया? ये बात नहीं अम्मी, वो मुझे यहाँ से बाहर ले गए। काम इतना जरूरी था कि मैं आपको इतला नहीं कर सका। अम्मी हैरत से पूछने लगी, मगर वो काम क्या है? अम्मी, काम कुछ ऐसा है कि फिलहाल मैं आपको नहीं बता सकता। अच्छा, बड़ी हैरत की बात है। आखिर काम क्या है बेटा? किसी गलत चक्कर में मत पड़ जाना। ये दुनिया बहुत खराब है। बस अम्मी आप दुआएं करें, मैं इंशाल्लाह आपकी दुआओं से किसी जाल में नहीं फंसूंगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटा। बस अम्मी क्या बताऊं, नक तो उन्होंने मुझसे थोड़े पैसे दिए हैं लेकिन कुछ और काम भी किया है। अम्मी कहने लगी, बैठो, क्या चाय पियोगे या खाना लाऊं? मैंने कहा चाय भी पीऊंगा और खाना भी, लेकिन गयास के साथ। अम्मी को मैंने बताया कि मैंने गयास भाई के लिए एक बुक स्टॉल खुलवा लिया है जो उन लोगों ने मुझे खोल कर दिया है। इससे खूब आमदनी होगी और अखबारें भी नहीं बेचनी पड़ेंगी। बस जब उन्होंने मेरी शर्त कबूल कर ली तो मैंने उनका काम करने की हामी भर ली। ये बुक स्टॉल की चाबी है अम्मी, इसमें माल भर दिया गया और एक मुलाजिम भी है। स्टॉल की सारी आमदनी गयास को दिया करेगा। गयास इस बुक स्टॉल का मालिक है। अम्मी बड़ी हैरान हुई। न जाने क्या बात है बेटा, मेरा दिल घबराता है। अम्मी परेशान हो गई थी। मैं उन्हें दिलासे देता रहा। हम चाय पी रहे थे कि गयास भाई की आवाज सुनाई दी, अम्मी क्या सरदार भाई? और फिर मुझे देखकर वो चौंक पड़ा। पहले तो वो मेरे इतने दिन गायब रहने पर नाराज था, लेकिन फिर मुझसे लिपट गया। मैंने जब उसे बताया तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर कहने लगा, देखें सरदार भाई, मेरी वजह से आप किसी उलझन में ना फंस जाएं। ऐसा ना हो आप किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएं। कोई इतनी बड़ी ऑफर क्यों करेगा? मैंने कहा, अरे भाई मैं इतना बेवकूफ नहीं। बड़ी मुश्किल से मैं गयास और अम्मी को राजी कर सका। गयास किसी तौर पर मुतमईन नहीं था। मैंने जब उससे कहा कि अगर कोई गलत बात हुई तो मैं उन लोगों को छोड़कर आ जाऊंगा, तब वो राजी हो गया। फिर अम्मी खाना पकाने लगी और हम बातें करने लगे। गयास मुतमईन नहीं था। वो सोच रहा था कि उन लोगों की कोई चाल ना हो। देख लेंगे गयास, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं भी मोम का बना नहीं हूं, मैं उनसे निपट लूंगा। गयास की अम्मी कहने लगी, बेटा अपनी माँ और बहनों को मत भूल जाना। अरे अम्मी आप क्यों ऐसा सोचती हैं? जब मैं आपके बारे में सोच सकता हूँ तो उनका क्यों नहीं सोचूंगा? वो भी इंशाल्लाह ऐशो इशरत से रहेंगे। मैंने गयास से उसका तारुफ करवाया और उसने झुककर गयास को सलाम किया। मैंने कहा, ये तुम्हारे बुक स्टॉल के मालिक हैं गयास, अलीमुद्दीन, और गयास भैया ये हैं अलीमुद्दीन जो स्टॉल का सारा काम संभालेंगे। तुम इनसे सारे काम की तफसील मालूम कर लो। आमदनी ये तुम्हारे हवाले कर जाया करेंगे और जिस किस चीज की जरूरत होगी ले आया करेंगे। इन्हें इस सिलसिले में खासा तजुर्बा है। सारी उम्र इनकी इन्हीं कामों में गुजरी है। गयास ने कहा, हाँ भाई तुम्हारी तनख्वाह क्या तय हुई? साहब जी 700 रुपए माहवार और हर साल इसमें 100 रुपए का इजाफा, लेकिन इस शक्ल में जब मैं 1000 रुपए का मुनाफा आमदनी में करके दिखाऊं। ठीक है, मैंने गयास से कहा और गयास ने भी गर्दन हिला दी। वो इस बुक स्टॉल को देखकर हैरान रह गया। उसमें 40-50 हजार रुपए का सामान भरा था।
दुकान की कीमत अलग थी, गोया लाख 1.5 लाख का मामला था। गयास तो सारी जिंदगी भी नहीं सोच सकता था। मैं खुद भी इन चीज़ों को देखकर हैरान था। बहरहाल मुझे फौजिया की बात याद आ गई कि हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे। अलीमुद्दीन ने बुक स्टॉल खोल लिया। गयास थोड़ी देर रुककर बुक स्टॉल का जायजा लेता रहा। उसकी कैफियत अजीब थी। तकरीबन 5:30 बजे हम लोग वापस पलटे और मैंने उन लोगों से इजाज़त चाही। गयास मुझे छोड़े जाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे माजरत कर ली। नहीं गयास भैया, मैं चला जाऊंगा, तुम किसी बात पर तवज्जो नहीं दो और मेरी तरफ से मुतमईन रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, उसने कहा और मेरी आंखें भीग गईं। फिर मैं ठीक 7 बजे फौजिया के साथ घर की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।